हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि यदि आपके द्वारा भी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि शेयर मार्केट में अगर कोई ट्रेडिंग की गई है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना कब मैंडेटरी होता है। क्योंकि शेयर मार्केट में जो आपके द्वारा ट्रेडिंग की जाती है तो उससे आप कई तरीके से इनकम अर्न कर सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, डिविडेंड इनकम है, हेजिंग है, इंटरडे ट्रांजेक्शन है, फ्यूचर एंड ऑप्शन है। तो इस तरीके से जो आपके द्वारा शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने से ये जो आपको डिफरेंट तरीके से इनकम रिसीव होती है, इस पर टैक्स की जो कैलकुलेशन होती है वो भी अलग तरीके से की जाती है। तो अब यदि आपने भी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि कोई शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रखी है और वहाँ से अगर आपको कोई भी कैपिटल गेन हुआ है तो आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी रिलेवेंट रहने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कैपिटल गेन टैक्स ऑन शेयर मार्केट इनकम फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26। तो अब यदि आपके द्वारा भी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में शेयर मार्केट में यदि ट्रेडिंग की जाती है और वहाँ से यदि आपको कोई भी कैपिटल गेन होता है तो उस कैपिटल गेन पर टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। इससे पहले हम ये समझ लेते हैं व्हाट आर कैपिटल गेन टैक्स, यानी कि जो आपका कैपिटल गेन टैक्स है वो क्या होता है। तो इस तरीके से जो कैपिटल गेन है वो एक प्रॉफिट होता है जो कि आपके द्वारा कैपिटल असेट, जैसे कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी है, शेयर्स है या कोई हाउस है या कोई कार है, बॉन्ड्स है, स्टॉक है, यदि इनको सेल किया जाता है तो इनको सेल करने पे जो आपको प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट पे आपको गवर्नमेंट को टैक्स का भी पेमेंट करना होता है। क्योंकि यदि ये सारे ट्रांजेक्शंस आपके द्वारा एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा किए जाते हैं तो इनकी रिपोर्टिंग आपके फॉर्म 26CS में और AIS में भी की जाती है। तो इस तरीके से आपको आईटीआर फाइल करना भी मैंडेटरी हो जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन फ्रॉम शेयर मार्केट। तो अब यदि आप भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो उस केस में आप कितनी तरीके से इनकम है जो कि अर्न कर सकते हैं। तो फर्स्ट है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा कोई शेयर है जो कि परचेज किया जाता है तो उस केस में यदि आप उस शेयर को एक दिन से ज़्यादा होल्ड करके रखते हैं लेकिन उसे 12 मंथ्स के अंदर ही सेल कर देते हैं तो उस केस में जो आपका प्रॉफिट होता है वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अब यदि मान लो कोई शेयर है जो कि आपके द्वारा परचेज किया जाता है तो परचेज करने के बाद यदि आप उसे 12 मंथ से ज़्यादा पीरियड के लिए होल्ड करके रखते हैं और उसके बाद में सेल करते हैं तो उस केस में जो आपका प्रॉफिट होता है वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। नेक्स्ट है डिविडेंड इनकम। तो अब ये जो आपकी डिविडेंड इनकम होती है ये डिपेंड करती है कंपनी पे, क्योंकि कई सारी कंपनी ऐसी होती है जो कि आपके द्वारा शेयर परचेज किए जाते हैं तो उस पर डिविडेंड प्रोवाइड करती है और कुछ कंपनी ऐसी होती है जो कि डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती है। नेक्स्ट है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। तो अब आपका जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है वो दो पार्टीज़ के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दोनों पार्टीज़ के बीच में ये डिसाइड किया जाता है कि वो किसी फ्यूचर डेट में प्री डिटरमाइंड प्राइस पे स्टॉक की जो ट्रेडिंग है वो करेंगे। नेक्स्ट है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा कोई भी शेयर है जो कि सेम डे में परचेज करके सेम डे में ही सेल कर दिया जाता है तो इसे इंट्राडे ट्रेडिंग माना जाता है। एंड लास्ट है हेजिंग। तो इस तरीके से यदि आप भी शेयर मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इतने तरीके से इनकम अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो अब आपका जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है वो एक डायरेक्ट टैक्स होता है जो कि लेवी किया जाता है उस टाइम जब आपके द्वारा कोई भी सिक्योरिटी है जो कि या तो सेल की जाती है या परचेज की जाती है इंडिया में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। तो इस तरीके से जो आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है उसको गवर्न किया गया है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। यानी कि जो आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एक्ट है उसमें कई सारी आपकी टैक्सेबल सिक्योरिटीज़ की लिस्ट प्रोवाइड की गई है कि कौन कौन सी ऐसी टैक्सेबल सिक्योरिटी है जिस पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है वो चार्ज किया जाता है। तो इस तरीके से जो अब आपकी टैक्सेबल सिक्योरिटी होती है उसमें आपकी जो इक्विटी शेयर्स होते हैं या डेरिवेटिव्स होते हैं या फिर आपके यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होते हैं, ये सारे टैक्सेबल सिक्योरिटी में इंक्लूड होते हैं। साथ ही आपकी जो टैक्सेबल सिक्योरिटीज़ है उसमें आपके अनलिस्टेड शेयर्स जो कि सोल्ड किए जाते हैं किसी पब्लिक ऑफर में, जिसमें आपका IPO भी इंक्लूड होता है और बाद में वो किसी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो जाते हैं तो इनको भी आपके टैक्सेबल सिक्योरिटीज़ में इंक्लूड किया जाता है। तो इस तरीके से जब कोई भी सिक्योरिटी आपके द्वारा सेल की जाती है या परचेज की जाती है तो उस पे जब आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स चार्ज किया जाता है तो उस केस में फिर आपके ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये टैक्स जो है वो आपके ट्रांजैक्शंस वैल्यू पे चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट है टैक्सेशन ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अब यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई भी लिस्टेड इक्विटी शेयर या फिर लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है और उस पर यदि आपके द्वारा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का पेमेंट किया जाता है तो उस केस पे यदि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस पर टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। इस तरीके से जो आपको कैपिटल गेन होता है वो डिपेंड करता है कि सिक्योरिटी का होल्डिंग पीरियड क्या है। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा कोई भी लिस्टेड
लिस्टेड इक्विटी शेयर या फिर लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड जो है वो खरीदने के एक दिन से ज़्यादा लेकिन एक साल के अंदर बेच दिए जाते हैं, तो उस केस में जो आपका प्रॉफिट होता है वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। अब यदि आपके द्वारा ये शेयर जो है वो 23 जुलाई 2024 के पहले सेल किए जाते हैं तो आपको 15% से टैक्स का पेमेंट करना है, और यदि ये शेयर आपके द्वारा 23 जुलाई 2024 के बाद में सेल किए जाते हैं तो उस केस में जो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उस पर आपको 20% से टैक्स का पेमेंट करना है। लेकिन यदि आपके द्वारा जो लिस्टेड इक्विटी शेयर या फिर जो लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है उसको खरीदने के बाद एक साल तक आप उसे होल्ड करके रखते हैं और उसके बाद में यदि आप उसे सेल करते हैं तो उस केस में जो आपका प्रॉफिट होता है वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। तो अब यदि ये प्रॉफिट आपको 23 जुलाई 2024 से पहले सेल करने पे होता है तो उस केस में आपको 10% से टैक्स का पेमेंट करना है। लेकिन यदि ये प्रॉफिट आपको 23 जुलाई 2024 के बाद में होता है तो उस केस में आपको 12.5% से टैक्स का पेमेंट करना है। साथ ही यहाँ पे आपके जो एग्जम्पशन लिमिट थी उसको 1 लाख रुपए से इंक्रीज़ करके 1,25,000 रुपये कर दिया है। तो इस तरीके से अब यदि आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो आप 1,25,000 रुपये की एग्जम्पशन ले सकते हैं। लेकिन यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि कोई शेयर है जो कि सेल किए जाते हैं और उस पर यदि आपके द्वारा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का यदि पेमेंट नहीं किया गया है तो उस केस में जो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उस कैपिटल गेन पे टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो नॉर्मल स्लैब रेट के अकॉर्डिंग की जाएगी। साथ ही यदि आप अपने कैपिटल गेन पे यदि मान लो टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं करना चाहते हैं तो आप उस कैपिटल गेन को फर्दर किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को परचेज करने में अगर इन्वेस्ट कर देते हैं तो उस केस में आपका कैपिटल गेन जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो इस तरीके से फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो दो अलग रेट से की जाएगी। इसलिए आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में टैक्स की कैलकुलेशन करते समय 23 जुलाई 2024 की जो डेट है उसको स्पेशली ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंग ही टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म लॉस फ्रॉम इक्विटी शेयर। तो अब यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने से अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है और आपका उसी ईयर में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है तो उस केस में आप अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि मान लो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है वो आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम से ज़्यादा है तो उस केस में आप अपने लॉस को अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपकी जो इनकम होगी उससे आप सेट ऑफ भी कर सकते हैं। लेकिन आप अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड तभी कर पाएंगे जब आप अपनी ITR जो है वो टाइमली फाइल कर देते हैं। यानी कि यदि आप ड्यू डेट से पहले ITR फाइल करेंगे तो उस केस में आप अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ड्यू डेट के बाद में अगर ITR फाइल करेंगे तो उस केस में आप अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म लॉस फ्रॉम इक्विटी शेयर। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा शेयर मार्केट में ट्रेडिंग की जाती है और वहाँ पे अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है तो उस केस में उस लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। और यदि मान लो सेम फाइनेंशियल ईयर में अगर आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है तो उस केस में आप अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में यदि आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उससे आप अपने लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि आप अपना लॉस तभी कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे जब आप अपनी ITR जो है वो ड्यू डेट से पहले फाइल करते हैं। यानी कि यदि आप ड्यू डेट के बाद में ITR फाइल करेंगे तो उस केस में आप अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। इसलिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल करते समय स्पेशली ध्यान रखें कि अगर आपका कोई भी बिजनेस लॉस है या फिर कैपिटल लॉस है या हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो उस केस में आप अपनी ITR ड्यू डेट से पहले ज़रूर फाइल कर दें। नेक्स्ट है पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। तो अब यदि आप भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो उस केस में शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट है जो कि आपको ज़रूर पता होना चाहिए। फर्स्ट है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एडजस्टेड इन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो अब यदि मान लो आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है और उस कैपिटल गेन के अलावा अगर आपकी कोई भी दूसरी इनकम नहीं है तो उस केस में यदि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में यदि 2.5 लाख रुपये से कम है और न्यू टैक्स रिजीम में यदि 3 लाख रुपये से कम है तो उस केस में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है क्योंकि आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिल जाता है।
लेकिन यदि मान लो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के संबंध में आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया जाता है। यानी कि यदि आप अपनी ITR न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं और वहाँ पे यदि आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो उस कैपिटल गेन के संबंध में आप 1,25,000 रुपये की ही एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। और यदि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 रुपये से ज़्यादा है तो उस केस में आपको 12.5% से टैक्स का पेमेंट करना है। नेक्स्ट है, अब यदि मान लो आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR यदि ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं और यदि आपकी शेयर मार्केट की भी इनकम है और उस केस में यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो आप सेक्शन 87A में 12,500 रुपये की रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन यदि मान लो आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं और आपकी इनकम जो है वो 7 लाख रुपये तक है और उस इनकम में यदि मान लो आपकी शेयर मार्केट की इनकम भी इंक्लूड है तो आप 87A में रिबेट का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट है, नो डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 80C टू 80U इन बोथ टैक्स रिजीम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो अब यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि 80C से लेके 80U में अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट किए गए हैं तो इन इन्वेस्टमेंट की डिडक्शन आप अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से क्लेम नहीं कर सकते हैं। यानी कि आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अलावा कोई अदर इनकम है तो उस इनकम में से आप ये एग्जम्पशन ले सकते हैं। एंड लास्ट है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के संबंध में 1,25,000 रुपये की जो एग्जम्पशन प्रोवाइड की जाती है वो एग्जम्पशन आपको कैसे प्रोवाइड की जाएगी। तो पहले यदि मान लो आपको 23 जुलाई 2024 के बाद में अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो वो एग्जम्पशन पहले उससे एडजस्ट की जाएगी। उसके बाद यदि मान लो आपका कोई रिमेनिंग बैलेंस बचता है तो उस केस में यदि आपको 23 जुलाई 2024 से पहले अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उस कैपिटल गेन में से वो एग्जम्पशन प्रोवाइड की जाएगी। तो इस तरीके से फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल करने से पहले यदि आपको भी शेयर मार्केट की कोई इनकम है तो उस केस में आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए। और फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल करने से पहले एक बार आप अपना फॉर्म 26AS, TIS और AIS ज़रूर चेक करें और उसके बाद ही आप अपनी ITR फाइल करें। साथ ही फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल करते समय आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि रिसेंटली जो CBDT के द्वारा आपके नए ITR फॉर्म नोटिफाई किए गए हैं उन ITR फॉर्म में टैक्स पेयर को एक बेनिफिट ये प्रोवाइड किया गया है कि अब यदि टैक्स पेयर के द्वारा किसी भी लिस्टेड इक्विटी शेयर में या फिर लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है और वहाँ से यदि उन्हें कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है सेक्शन 112A में और वो कैपिटल गेन यदि 1,25,000 रुपये तक है तो उस केस में अब टैक्स पेयर को ITR 2 या ITR 3 जैसे लेंथी फॉर्म फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि अब टैक्स पेयर जो है वो ITR 1 या ITR 4 फॉर्म इजीली फाइल कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम जो है उसको ITR 1 और ITR 4 फॉर्म में रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।